Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 2025-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button, press the bell icon, and let's get started with the video. So in the previous lectures, we have already covered our three sources of income, that is income from salary, income from house property and PGBP, along with the numerical questions. So in this particular lecture, we'll be starting with the fourth head of income, that is capital gain. So let's get started. रीड कर लेते पहले, फिर थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं क्या होता है. कैपिटल गेन रिफर्स टू द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. सच गेन्स आर चार्जेबल टू इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. सिंपली कैपिटल गेन आपका ये होता है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है जिसको आपने सेल कर दिया है और उससे आपको जो भी गेन हुआ है. कैपिटल एसेट क्या होता है? आपकी लैंड हो सकती है कि मान लो आपके पास कोई लैंड थी, कोई ज़मीन थी, आपने बेच दिया. आपके पास कोई घर था, घर बेच दिया आपने. किसी तरह की आपके पास ज्वेलरी थी, मान लो ज्वेलरी आपने सेल कर दी. किसी और तरह की पेंटिंग्स वगैरह थे, एंटीक्स थे, वैसा कुछ अगर आपने सेल किया तो ये सब क्या होता है? आपके कैपिटल एसेट्स होते हैं. मान लो आपकी लैंड थी 5 लाख की, आपने परचेज़ की थी, 6 लाख की आपने सेल कर दी. तो सीधा सीधा हमें पता है 1 लाख का कैपिटल गेन हो गया. बस पूरा चैप्टर में यही करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है. कंडीशंस फॉर कैपिटल गेन्स टैक्सेबिलिटी की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए. तो सबसे पहले कि कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट. ठीक है, ट्रांसफ़र किया हो आपने, जाहिर सी बात है अगर आप उसको सेल नहीं करोगे, ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो आपको गेन नहीं होगा. गेन नहीं होगा तो फिर इनकम नहीं होगी और फिर हम उसको इनकम टैक्स में क्यों पढ़ेंगे. प्रॉफिट होना चाहिए आपका. अगर लॉस हो रहा है तो लॉस पे तो टैक्स लगेगा नहीं. द गेन इज़ नॉट एग्जेम्प्ट अंडर एनी प्रोविज़न. वो गेन जो है वो कहीं किसी और प्रोविज़न में एग्जेम्प्ट ना हो रहा हो तब उस पर टैक्स लग जाएगा. डेफिनेशन क्या बोल रहा है कैपिटल एसेट की. कैपिटल एसेट में हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन. मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो एसेट है ना, कैपिटल एसेट की जिसकी बात हो रही है, वो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है या नहीं है, प्रोफेशन से एसोसिएटेड है या नहीं है. ये तो हम पीजीबीपी में पढ़ते थे. यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कैपिटल एसेट बिजनेस से रिलेटेड है, आपका पर्सनल एसेट. अभी मैंने बोला ना, मान लो आपके पास कोई लैंड है, कोई घर है जो आप बेच रहे हो, तो भी हम उसको कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे. अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई कैपिटल एसेट है तो भी हम उसको कैपिटल एसेट ही ट्रीट करेंगे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. फॉर एग्जांपल मान लो यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड है जिसने इंडिया में मान लो इन्फोसिस के 2 लाख के शेयर्स परचेज कर लिए. तो वो 2 लाख के शेयर्स को हम क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या? मतलब इट इंक्लूड्स द शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या और कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट आर ओन्ड और इन्वेस्टेड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन. की ओन कौन कर रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन. लेकिन कहाँ पे? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में. तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. तो अगर इससे रिलेटेड कोई सिक्योरिटीज़ आपने हेल्ड की हुई हैं उसको भी हम कैपिटल एसेट मानते हैं. बेसिकली आपके जो शेयर्स वेयर्स होते हैं ना, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, वो भी आप सेल करते हो, उसको भी हम कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका? राइट्स इन इंडियन कंपनी शेयर्स. कि अगर आपने इंडियन कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं और फिर आप शेयर्स सेल कर रहे हो. मान लो आपने 5 लाख के शेयर्स लिए थे, जब आपने सेल किया तो आपने 6 लाख का सेल कर दिया. 1 लाख का क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया. सिंपल सी बात है. इसके बाद लिखा हुआ है एक्सक्लूजन्स की कौन कौन सी चीज़ों को हम कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे. तो इसमें क्या बोल रहा है? स्टॉक इन ट्रेड. अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड हो गया या रॉ मटेरियल हो गया. मतलब मेरा स्टॉक, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ये क्या होता है? ये मेरे पास कैपिटल एसेट नहीं है. ये कैपिटल एसेट थोड़ी नहीं, तो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं कि इसको बेचेंगे और रेवेन्यू आएगा. तो दिस इज़ नॉट माई कैपिटल एसेट. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज़ इन इंडिया. मतलब कि इसके लिए देखो आपका एक फिक्स्ड क्राइटेरिया दिया हुआ है कि म्यूनिसिपैलिटी से वो लैंड इतनी दूर होगी तब हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे. तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, यू जस्ट नीड टू नो कि अगर रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे. तो क्या अगर आप वो लैंड, मान लो रूरल एरिया में कोई लैंड है और आप वो लैंड सेल कर रहे हो गेन पे. मान लो रूरल इंडिया में कोई लैंड थी आपकी 10 लाख की थी जो आपने 12 लाख पे सेल कर दी. तो आपका कैपिटल गेन हो गया ना 2 लाख का. मतलब जिसको हम ये बोल रहे हैं कि हम तो उसको कैपिटल एसेट मानेंगे ही नहीं. तो क्या ये 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा?
देखो बेटा टैक्स तो सब पे लगता है, लेकिन इनकम फ्रॉम मतलब ये कैपिटल गेन वाले हेड में नहीं लगेगा, किसी दूसरे हेड में लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पर्सनल मूवेबल आइटम्स, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, ये सब भी तो हम सेल कर सकते हैं ना, लेकिन इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते एक्सेप्ट ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। मतलब ज्वेलरी हो गई, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है आपका, कोई पेंटिंग है, स्कल्पचर है, या कोई और ऐसा एंटीक पीस ऑफ आर्ट है, इन सबको आप क्या मानते हो, कैपिटल एसेट ही मानते हो। बट अब जो पर्सनल हमारे कपड़े होते हैं या पर्सनल हमारा कोई फर्नीचर है उसको आप मूव कर रहे हो, वैसे तो ये सब डेप्रीशिएटिंग एसेट्स होते हैं। आपके घर में कोई फर्नीचर है, मान लो 10,000 का फर्नीचर था, तो मोस्टली तो ये होगा कि आप उसको 8,000 पे बेच पाओगे। बट फॉर सम रीज़न अगर हम ये मान लें कि आप उसको 15,000 पे भी बेच दे रहे हो, तो 5,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इस पर टैक्स तो लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन वाले हेड में नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा वो तो बात की बात है। ठीक है, वैसे हमने पीछे के 3 हेड्स पढ़ लिए हैं, कैपिटल गेन में नहीं लगेगा, तो एक ही हेड बचा मेरे पास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें लगना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट आपके 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब इसको ना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की जगह मैं आपको दूसरी तरह से समझाती हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कैपिटल गेन क्या होता है, जब हम कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं, सेल करने से मेरे पास जो भी प्रॉफिट जो भी गेन आता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस किस चीज़ को हम कैपिटल एसेट मानते हैं, किस किस चीज़ को कैपिटल एसेट नहीं मानते। अब हम देखते हैं एक्चुअल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। तो देखिए, सपोज़ करिए आपने कोई घर परचेज़ किया 2024 में, लेट्स से 70 लाख का आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज़ की। ठीक है, अभी 2025 चल रहा है, मान लेते हैं 2025 में आपने ये घर सेल कर दिया 80 लाख में। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ना गेन कितने का हो गया, 10 लाख का गेन हो गया। इसको क्या बोलोगे, 10 लाख का हमारा कैपिटल गेन हो गया, सिंपल। यही मैं अगर कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दूँ कि आपने घर लिया था 2005 में, 2005 में आपने घर लिया था 10 लाख का, और 2025 में अब आप उसको सेल कर रहे हो 1 करोड़ का। ठीक है, 1 करोड़ का आप घर सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन, अब ऊपर ऊपर से तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा हमने 1 करोड़ का घर सेल किया है और परचेज़ किया था 10 लाख का, तो मेरा कैपिटल गेन हो गया 90 लाख का। लेकिन अब आप अगर प्रैक्टिकली देखो तो 2005 और 2025 में पूरा पूरा 20 ईयर्स का गैप हो गया, तो 20 ईयर्स में इन्फ्लेशन भी तो होगा, तो इन्फ्लेशन को हमें इग्नोर नहीं करना है। 10 लाख की वैल्यू जो 2005 के टाइम रही होगी, आज के टाइम पे 10 लाख की क्या वही वैल्यू है? नहीं, 10 लाख की वैल्यू चेंज हो गई होगी, मनी की वैल्यू चेंज होती है ना। इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, पैसे की वैल्यू कम होती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये आपका जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। तो देखो शॉर्ट टर्म में हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आपने 10 लाख का एसेट बेचा और उसको ख़रीदा था 7 लाख का, तो सीधा सीधा 3 लाख का आपका कैपिटल गेन। या यहाँ पे 80 लाख का आपने सेल किया, 70 लाख का ख़रीदा था, 10 लाख का कैपिटल गेन, कुछ भी दिमाग नहीं लगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि आपने बहुत पहले का एसेट खरीदा हुआ था, तो आज की वैल्यू और उस टाइम की वैल्यू में बहुत फ़र्क आ गया होगा, तो हम इस फ़र्क को पहले चेंज करते हैं और इसको आज की वैल्यू पे ले आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब कैसे करेंगे वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, देखो अभी मैं यहाँ पे बोल रही थी ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो कितने साल के बाद आप ये डिसाइड करोगे कि अब तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, अब तो बहुत साल बीत गए। देखो यहाँ पे मैंने 1 साल का डिफरेंस लिया, यहाँ पे मैंने 20 ईयर्स का डिफरेंस लिया, लेकिन हम लिमिट एक थ्रेशोल्ड तो देंगे ना कि कितने साल तक हम शॉर्ट टर्म माने और कितने साल के बाद हम उसको एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करने लगेंगे। तो ये देख लेते हैं, इसमें ना एसेट के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। तो सबसे पहले आपका लिखा है लिस्टेड
इक्विटी शेयर्स, तो मतलब अगर आपके कोई इक्विटी शेयर्स हैं जो आप सेल कर रहे हो बट वो लिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो होल्डिंग पीरियड आपका LTCG के लिए मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कितना होता है, 12 महीने। मतलब अगर आप 12 महीने के बाद शेयर्स बेच रहे हो लिस्टेड शेयर्स, तो हम उसको लॉन्ग टर्म मान लेंगे। अगर 12 महीने के पहले मतलब 1 साल के पहले बेच रहे हो तो हम उसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। देखिए, आपके पास शेयर्स आए 1 जनवरी 2025 को, ठीक है, आपने परचेज़ किया 1 लाख का शेयर, और आपने इसके बाद 31 मार्च 2025 को ही ये शेयर सेल कर दिया 1.25 लाख्स में, ठीक है। ये आपने सेल किया है, ये आपने परचेज़ किया है। प्रॉफिट कितना हुआ, सीधा सीधा दिख रहा है हमें, 25,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या ये प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है? हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ही तो हुए हैं, बस 3 महीने होंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन यही अगर मैं बोलती कि ये मैंने 1 जनवरी इसको 2024 कर देते हैं, 2024 को लिया आपने, अब कितना टाइम हो गया, पूरा आपका 1 साल से ऊपर हो गया। और क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है और हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये लिस्टेड शेयर है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो हम अब इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाएंगे। तो अब आप ये डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.25 लाख माइनस 1 लाख, हमको इस 1 लाख की जो वैल्यू है ना, इसको आज की वैल्यू पे ले आना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, इंडेक्सेशन से करते हैं। इंडेक्सेशन कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। अभी बस ये जानिए कि कौन से एसेट के लिए कितना टाइम होता है जब तक हम उसे शॉर्ट टर्म मानते हैं और कितने टाइम के बाद उसे लॉन्ग टर्म मानने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स में भी होता है ना, इक्विटी ओरिएंटेड होता है और फिर आपका डिबेंचर ओरिएंटेड होता है। तो अगर इक्विटी ओरिएंटेड आपका म्यूचुअल फंड है तो उसके लिए भी आपकी टाइम लिमिट कितनी है, 12 महीने। मतलब 1 साल तक अगर आपने बेच दिया, खरीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपने बेच दिया अगर उस एसेट को, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को, तो हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। अगर 1 साल से ऊपर हो गया, 12 महीने से ऊपर हो गया, तो हम उसे क्या मान लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। नेक्स्ट है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे आपकी लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, इसके लिए आपका टाइम है 2 साल का, 24 मंथ्स का। मतलब अगर आपने आज बिल्डिंग खरीदी है या कोई लैंड खरीदा है तो आज खरीदने के आप 2 साल के अंदर अंदर उसको बेच दे रहे हो, तभी हम उसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। 2 साल से ऊपर 1 दिन भी हो जाएगा तो हम उसे लॉन्ग टर्म मानेंगे। इसके बाद क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स, मतलब वो शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं। इसके लिए मेरा टाइम पीरियड क्या है, 24 मंथ्स है। मतलब 2 साल तक अगर आप शेयर्स बेच रहे हो तो हम उसको शॉर्ट टर्म मानेंगे, 2 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म मान लेंगे। और बाकी कोई भी एसेट अगर क्वेश्चन में दिया है, इन सबको छोड़ के कोई भी एसेट क्वेश्चन में दिया है तो उसके लिए टाइम क्या है, 3 इयर्स का टाइम है, 36 मंथ्स का। तो मतलब 3 साल तक अगर बेचा है तो शॉर्ट टर्म मानेंगे, 3 साल के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म मानेंगे। इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम जो बोल रहे हैं ना, कि ऊपर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ था यहाँ पे कि कैपिटल गेन हम तब कंसिडर करेंगे जब आपका एसेट ट्रांसफ़र हुआ हो। तो ट्रांसफ़र किसको, ये सेल क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आपने अपना एसेट बेचा हो, बेचोगे तो गेन होगा तो हम उसको कैपिटल गेन मान लेंगे। बट सेल वर्ड नहीं यूज़ करके ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ किया गया है, क्यों? तो देखो ट्रांसफ़र में क्या क्या आता है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। रिलिंक्विशमेंट मतलब आपने अपना एसेट ड्रॉप कर दिया, मतलब आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हो, ख़त्म कर, डिप्लीट कर दिया, ठीक है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, मतलब आपके जो राइट्स थे वो एसेट पे, आपने कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया बट आपका राइट एक्सटिंग्विश हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे कि मान लो लीज़ पे आपकी कोई प्रॉपर्टी थी और अब लीज़ का टाइम ख़त्म हो गया है तो फिर आपका राइट एक्सटिंग्विश हो गया। या फिर आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई माइनर था और उसको किसी ने प्रॉपर्टी होल्ड करने, मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी थी कि अच्छा जब मेजर हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे होगी, बट बीच में ही वो डिसीजन चेंज करके उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, तो उसका माइनर का राइट क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया। बेसिकली आपका राइट था किसी भी एसेट पे जो कि अब आपका राइट ख़त्म हो गया है।
नेक्स्ट है कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार कोई रोड का प्रोजेक्ट है, हाईवे का प्रोजेक्ट है या मेट्रो से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो आसपास के जो घर होते हैं उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। मतलब कई बार होता है ना कि घरों को कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया जाता है, या फिर उसके कुछ पार्ट को थोड़ा बहुत क्योंकि तोड़ना होता है रोड एक्सपैंड करने के लिए या मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, तो गवर्नमेंट आपका घर या आपके घर का कुछ पार्ट कंपल्सरीली एक्वायर कर सकती है, जिसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो इसको भी हम ट्रांसफ़र के केस में ही लाते हैं, और इससे भी आपको जो गेन होता है वो कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होता है। अब आप कहो कि हमने गवर्नमेंट को बेचा तो था नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती एक्वायर कर लिया, लेकिन आपको कॉम्पेंसेशन भी तो मिला ना, तो कॉम्पेंसेशन मिला तो हम उसको कैपिटल गेन कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मतलब आपके पास कोई एसेट था जिसको अब आप एज अ स्टॉक ट्रीट करो। मतलब मान लो आपके पास फर्नीचर था जो आपके लिए एसेट है, मतलब आपका वो कैपिटल एसेट, या मशीनरी, चलो मशीनरी ले लेते हैं। आपके पास मशीनरी था जिस मशीनरी को आप पहले कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट कर रहे थे, बट नाउ यू हैव कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब आप उसको एज एन इन्वेंट्री ट्रीट कर रहे हो, स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये भी जो ट्रांसफ़र होगा इसका भी हम कैपिटल गेन में ही ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट है आपका मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि रेगुलर इंटरेस्ट नहीं देते आपको, बल्कि जब मैच्योरिटी होती है तो एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। जैसे मान लो 5,000 का बॉन्ड आप 3,000 में खरीदते हो और मैच्योरिटी में आपको 5,000 मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र कैसे माना जाता है? तो जब ये बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं या आप रिडीम करते हो, मतलब कंपनी से पैसे वापस ले लेते हो, तो हम इसको भी कैपिटल गेन में ट्रांसफ़र मानते हैं, क्योंकि आपने फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कैश में बदल लिया है, ठीक है, इसलिए इसको इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या लिखा है? नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। किस किस चीज़ को आप ट्रांसफ़र नहीं कंसिडर करोगे? तो अगर आपको गिफ्ट में कोई कैपिटल एसेट मिला है, विल में, इनहेरिटेंस में, विल मतलब वसीयत में किसी ने आपको दे दिया है कोई एसेट, तो उसको भी नहीं कंसिडर करेंगे एज अ ट्रांसफ़र। इनहेरिटेंस को भी नहीं कंसिडर करेंगे। ट्रांसफ़र बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी समझते हैं ना? सब्सिडियरी कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्ड किसके पास होता है? होल्डिंग कंपनी के पास होता है। तो अगर होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी के बीच में कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको हम यहाँ पे कैपिटल गेन में ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। ट्रांसफ़र अंडर अमेलगमेशन और डीमर्जर। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है? ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, अब ये दोनों ख़त्म हो गई और मिलके एक ए बी कंपनी हो गई, ठीक है। या मर्जर आपका क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो गई, दूसरी कंपनी एक में मर्ज हो गई, एक कंपनी ख़त्म हो गई। तो डीमर्जर हो या अमेलगमेशन हो, ऐसी अगर दो कंपनीज़ के बीच में कोई ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको भी हम ट्रांसफ़र कैपिटल गेन में नहीं मानेंगे, ठीक। अब हम फॉर्मेट देखते हैं कि एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो बहुत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है आपका। सबसे पहले क्या लिखा है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसको करने से पहले ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ना, आप खुद सॉल्व कर लोगे, उसके बाद फॉर्मेट हम देख लेंगे कि कैसे फॉर्मेटिंग करनी है उसकी। मैंने एक एसेट परचेज़ किया था 1 जनवरी को 2025 में, और परचेज़ कितने का किया था? 10 लाख का। मान लेते हैं घर था, कुछ भी था, ठीक है। इसके बाद मैंने 1 फरवरी को 2025 में कुछ खर्चा भी किया इसको रेनोवेट कराने में, ठीक है। मान लो घर ही था, कोई लैंड थी, इसको रेनोवेट कराने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा किया मैंने। इसके बाद 31 मार्च 2025 को मैंने इसको सेल कर दिया। कितने में? 15 लाख्स में सेल कर दिया। और मैंने एक उसको हायर किया था, ब्रोकर को, ठीक है। ब्रोकर को हायर किया था कि प्लीज़ यार मेरा घर सेल करवाने में मेरी हेल्प कर दो और मैं तुम्हें कमीशन दे दूँगी। तो मैंने ब्रोकर को कमीशन दे दिया, कितना? 1 लाख का, ठीक है। अब मुझे निकालना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कुछ भी नहीं करना, आप बस देखो आपने खर्चा कितना किया, आपकी इनकम कितनी आई, और माइनस कर दोगे, आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। तो अब देखो सेल कितने की थी? 15 लाख की। मतलब आपके पास पैसे कितने आए? 15 लाख रुपए आए, माइनस ये ब्रोकर का खर्चा किया आपने 1 लाख रुपए का, मतलब सेलिंग एक्सपेंस है किसी तरह का, आपने जो भी सेलिंग कॉस्ट की 1 लाख रुपए माइनस कर दो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या? परचेज़ जो किया आपने, मतलब ख़रीदा तो था ना, परचेजिंग कॉस्ट कितनी थी?
10 लाख की, वो भी आपकी माइनस हो गई। इसके बाद आपने यहाँ पे रेनोवेशन कराया था, वो भी तो आपके लिए तो खर्चा है ना, रेनोवेशन भी आपने माइनस कर दिया 1 लाख, मतलब 10, 11, 12, 12 लाख माइनस हो गए। आपके पास गेन कितना आया? 3 लाख का। बस ये आपका कैपिटल गेन हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल था ना। अब बस यहाँ पे हम इसको सेल को, परचेज को टर्म्स क्या देते हैं वो देख लो। तो देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो लिखा है ना, दिस इज़ नथिंग बट सेल्स। कि आपने अपना एसेट जो है जिस अमाउंट पे ट्रांसफ़र किया है, जिस अमाउंट पे सेल किया है, उसको बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बस ये टर्म याद रखना, सेल्स नहीं लिख के आना एग्जाम में, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। अभी ऊपर जो मैंने बताया ना कि मैंने ब्रोकर को 1 लाख रुपए दिए, कि मतलब सेल, आपको एसेट सेल करने में अगर कोई खर्चा हुआ है तो उसको माइनस कर दोगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, ठीक है। इसके बाद क्या है? माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब परचेज कितने पे किया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब अक्वायर किस कॉस्ट पे किया था, एसेट को अक्वायर किस कॉस्ट पे किया था। माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ था कि अगर आपने कोई रेनोवेशन कराया है, कुछ और काम कराया है अपने एसेट में, ज्वेलरी है तो मान लो ज्वेलरी में पॉलिशिंग करवाई हुई है, ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि बस सेल वाला अमाउंट है, जितने खर्चे थे सब कुछ माइनस कर दिया। अगर कोई एग्जेम्पशन है तो उसको माइनस कर दिया। एग्जेम्पशन क्या होती है, इसकी बात हम बाद में पूरे फुल लेक्चर में करेंगे, इसमें क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। बस आपका जो अमाउंट आएगा दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इट्स अ नो ब्रेनर, हमें सारा दिमाग लगाना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इसीलिए क्वेश्चन भी एग्जाम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही आता है। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखते हैं। सेम फॉर्मेट है, थोड़े से चेंजेस के साथ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये आपका सेल्स है, ठीक। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ एसेट, कुछ भी नहीं, ये भी सेम आपका ऊपर वाला अमाउंट है, मतलब ऊपर वाला ही है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऊपर क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे लिखा है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला एसेट मैंने अक्वायर किया था बहुत पहले, तो मैं इसकी आज की कॉस्ट निकालने की कोशिश करूँगी, तो उसके लिए हम इंडेक्सेशन लगाते हैं, और इंडेक्सेशन लगाने के बाद आज की कॉस्ट निकालते हैं, इसीलिए हम उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बोलते, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपने किसी पहले के सालों में इम्प्रूवमेंट भी कराई होगी, मतलब मान लो 4 साल पहले आपने घर का रिनोवेशन कराया, 4 साल भी ठीक ठाक टाइम हो गया, 4 साल पहले अगर इम्प्रूवमेंट कराया था तो आज उसकी कॉस्ट चेंज हो गई होगी, तो इसका भी हम इंडेक्सेशन निकालेंगे और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे। ऊपर क्या लिखा था? प्लेन लिखा था कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बस। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट है, इसमें इंडेक्सेशन क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि बेटा हम जो सेल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो तो मान लो मैंने 2025 में की, तो अगर 2025 में मैंने सेल की तो सेल से रिलेटेड खर्चा भी तो 2025 में ही हुआ होगा, तो ये तो लॉन्ग टर्म हुआ ही नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म अभी की नई बात है, तो इसमें इंडेक्सेशन लगने का कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है। बस आपका जो इनकम आई, सेल की इनकम आई, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेज कि हम ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, ये देखिए, indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. So under the Income Tax Act, indexation is a technique used to adjust the purchase price and the cost of improvement of a capital asset for inflation. Inflation के लिए हमें इसकी कॉस्ट को क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है कि हम उसकी आज की वैल्यू निकाल सकें। This helps in arriving at the actual capital gain after accounting for the rise in price over time. Over time आपका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो आज की कैपिटल गेन जो एक्चुअल निकालने के लिए हम इंडेक्सेशन यूज़ करते हैं। जल्दी से इसका फॉर्मूला देखिए। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक्चुअल आपने वो एसेट किस प्राइस पे अक्वायर किया था, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये CII क्या है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ट्रांसफर ईयर, मतलब जिस साल आप अपना एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हो उस साल का इंडेक्स, अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल आपने एसेट अक्वायर किया था उस साल का इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? क्वेश्चन में गिवन होता है, वो हर साल का इंडेक्स फिक्स्ड होता है। देखो नीचे दिखा भी देती हूँ, ये देखो, ये आपको याद नहीं करने होते हैं, ये आपका
2001 से 2024-25 तक के फाइनेंशियल ईयर का आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। क्वेश्चन में जिस भी ईयर का सेल होगा, जिस भी ईयर का परचेज होगा या इम्प्रूवमेंट लिखा होगा, हर ईयर का आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया होगा। ये देखिए 2024-25 का भी 363 है, 2001-2 का ये तो बेस ईयर होता है तो इसका 100 है। बाकी बीच में जो भी दिए हैं आपको ये बिल्कुल लर्न नहीं करना, क्वेश्चन में दिया होता है। अब देखो, मान लो आपने एसेट अक्वायर किया था 2010 में और अब आप उसको 2025 में सेल कर रहे हो। ठीक है, 2010 में आपने परचेज़ किया और 2025 में आप इसको सेल कर रहे हो। और मान लेते हैं कि आपने 2020 में इस पर कुछ रेनोवेशन भी कराया था। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो कैसे निकालोगे। इंडेक्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मान लेते हैं 10 लाख का आपने खरीदा था घर उस टाइम पे, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ट्रांसफ़र ईयर। तो बच्चे ट्रांसफ़र कब कर रहे हैं? 2025 में। 2025 का इंडेक्स देखो कितना है, 363। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे इंटू 363 अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो अक्वायर कब किया था? 2010 में। 2010 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देख लेते हैं, 167 अपॉन 167। अब जो आंसर आएगा ये आपका क्या होगा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सेम वे हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कैसे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ट्रांसफर ईयर, जिस साल आपने सेल किया। देखो बच्चों, सेल कहीं नहीं लिखना, ट्रांसफ़र लिखना है। ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ट्रांसफर ईयर अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट ईयर। और बाकी तो हम इसकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत इजी लगने लगेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, पीजीबीपी में तो बहुत सारे सेक्शंस पढ़े हैं हमने, तो बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है। ये सब आपके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हैं, आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होता है। अब बस हम जल्दी से टैक्स के रेट देख लेते हैं कि किस रेट पे कैपिटल गेन का टैक्स लगता है। अच्छा, हम टैक्स के रेट क्यों देख रहे हैं? हमने तो स्टार्टिंग के एक चैप्टर में पढ़ा हुआ था ना, जब मैंने आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट बताए थे इस साल के लिए। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं ना, बाकी तो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगती है, बट कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसमें फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है, जिसमें से आपकी एक इनकम होती है कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन पे फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है। या आपकी मान लो लॉटरी से कोई इनकम आ गई, ठीक है, या आपने देखा होगा ना केबीसी में जा रहे हैं, केबीसी में 1 करोड़ जीत गए, 5 करोड़ जीत गए, उन सब पे फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है। वो आपकी बाकी सारी इनकम में ऐड करके और फिर उस पर स्लैब नहीं लगता, उस पर फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है। तो कैपिटल गेन पे भी फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है, मतलब आपने पैसे कमाए, सीधा सीधा उस पर 20%। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे, शेयर्स वगैरह में थोड़ा बहुत देखते होंगे, तो आपको हल्का बहुत आइडिया होगा इस चीज़ का कि आप जब सेल करते हो तो आपका टैक्स डिडक्ट होके पैसे आते हैं। ठीक है, तो बस जल्दी जल्दी इसके रेट देखने हैं, कुछ और नहीं करना। अच्छा, रेट्स क्योंकि चेंज हुए हैं तो मैंने दोनों दे रखे हैं। बिफोर 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उसके लिए क्या टैक्स रेट है। तो देखो, LTCG का अलग है, STCG का अलग है। LTCG में क्या बोल रहा है, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं तो इस पे एप्लीकेबल टैक्स कितना है, 10% ओवर एंड अबव 1 लाख। मतलब 1 लाख से कम पे नहीं है, और 1 लाख के ऊपर कितना है, 10% का टैक्स है, अगर आपका ये सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है तो। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स आपका कुछ नहीं होता, जैसे आपका TCS होता है ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बस उसी की तरह होता है। इट इज़ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स विच इज़ लेवाइड ऑन एवरी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, जो कि आपका लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मतलब लिस्टेड होती हैं। ठीक है, या आपका शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स वगैरह पे लगता है। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो ऐसे में आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है, 10%, 1 लाख से ऊपर का सेल है तो, और बाकी सारे केसेस में कितना, 20%। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जहाँ पे आपका सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा, और जहाँ पे सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है वहाँ पे 15% से टैक्स लगेगा। स्लैब रेट मतलब वही जो हमने पढ़े थे टैक्स रेट की, ओल्ड टैक्स रजीम से है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 60 साल से ऊपर है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, या फिर अगर आप न्यू टैक्स रजीम में हो तो
इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो चलो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। जो नॉर्मल स्लैब रेट हमने पढ़े थे उस पर टैक्स लगता है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आप सेल कर रहे हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का, तो फिर 10% पे टैक्स लगता है अगर आपकी सेल वैल्यू 1 लाख से ऊपर है तो। बाकी सारे केसेस में 20% पे टैक्स लगता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जहाँ पे सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल होता है वहाँ पे 15% पे टैक्स लगता है फ्लैट। ये सारे फ्लैट रेट हैं, मतलब जितना आपको गेन हो रहा है ना, स्ट्रेट 10%, 20% या 15% का टैक्स लग जाएगा। और अगर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है शॉर्ट टर्म में, तो नॉर्मल स्लैब रेट में जहाँ सारी इनकम ऐड करोगे ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, वहीं पे इसको भी ऐड कर दोगे और टैक्स लगा दोगे। ठीक है, अब ये थे आपके रेट्स अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांसफ़र किया है 23 जुलाई 2024 के पहले। अगर इसके बाद किया है तो भी इसके टैक्स रेट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या टैक्स रेट है? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए है 12.5% अगर आपका ट्रांसफ़र अमाउंट 1.25 लाख से ज़्यादा है। पहले कितना था? 10% था 1 लाख के ऊपर, अब कितना हो गया है? 12.5% 1.25 लाख के ऊपर। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद हो जाएगा बाद में। ठीक है, अगर लैंड या बिल्डिंग है या दोनों साथ में है, लैंड और बिल्डिंग, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप इंडेक्सेशन मत करो, है ना। अभी हमने देखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो हम इंडेक्सेशन करते हैं, तो या तो आप इंडेक्सेशन करो ही मत और 12.5% पे टैक्स दे दो, और अगर आप इंडेक्सेशन कर रहे हो तो 20% पे टैक्स दो। ठीक है, ये किसके लिए है? इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए। बाकी सारे पर्सनस के लिए कितना? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बाकी सारे पर्सनस मतलब कंपनी हो गया, फर्म हो गया, ये आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बाकी जितने भी पर्सनस हैं उनके लिए ये विथ इंडेक्सेशन वाला पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है, उनको सिर्फ ये विदाउट इंडेक्सेशन वाला ही ऑप्शन दिया गया है। बाकी सारे केसेस में आपका टैक्स है 12.5%। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस टैक्स रेट्स याद हो जाएंगे। इसके बाद है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर एसटीटी आपका अप्लाई हो रहा है, मतलब सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, तो 20% का टैक्स। पहले कितना था बेटा? 15% था, बढ़ा दिया है 5% से। ठीक है, अब 20% हो गया है। और अगर आपका एसटीटी नहीं एप्लीकेबल है तो वही नॉर्मल स्लैब रेट से चल रहे थे। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 2024 23 जुलाई के बाद का टैक्स रेट है और ये आपका 23 जुलाई के पहले वाला टैक्स रेट है। ये आपका पूरा था कैपिटल गेन का चैप्टर। अभी मैंने डिडक्शंस नहीं पढ़ाए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।